मंडी में आपका स्वागत है। आइए मेहरबान, आइए, लगाइए बोली। जी हजूर। 5 दिनार, 5 दिनार, 10 दिनार, 10 दिनार, 10 दिनार 1, 10 दिनार 2, 10 दिनार 3 ले जाइए। गुलाम औरत, एक कर बोली लगाइएगा। 15 दिनार, 15 दिनार, 25 दिनार, 25 दिनार 1, 25 दिनार 2, 25 दिनार 3 ले जाइए। आइए जनाब, आइए। गुलामों की खुली मंडी में आपका स्वागत है। आइए मेहमान, आइए, आइए जनाब, आइए। जब जब दुनिया में जुल्म होगा, जब जब सच्चाई को दबाया जाएगा, जब जब मानवता का नरसंहार होगा, तब तब जुल्म के खिलाफ उठेगी एक आवाज। प्रस्तुत करते हैं बादल सरकार द्वारा लिखित एकांकी मंडी, बोली और सौदा हाथियों का नहीं बल्कि गुलामों का। रोम साम्राज्य में यह कहानी ईसा से 400 साल पहले और ईसा से 2007 साल बाद आज और अभी शुरू होती है। ना तो हमें रोम साम्राज्य की पोशाक ही पता है और ना ही मंद सजा की कोई फिक्र। हम क्या हैं ये जानना भी कोई ज्यादा जरूरी नहीं। खैर, मैं फिलाबियस हूं। आज तो आप मुझे इन सलीबों के नीचे देख रहे हो, पर किसी वक्त रोम के 3 नंबर मोहल्ले में सब मुझे जानते थे। आजकल मैं यही होता हूँ और आने जाने वालों को इन सलीबों की जानकारी देता हूँ। आइए मेहरबान, आइए, आइए देखिए सदा का बेहतरीन नमूना। रोम से लेकर कापा तक जाती हेपियन सड़क के दोनों तरफ सलीबों की कतारें ही कतारें। आइए हजूर, आइए। क्या आप जानते हैं ये कुल कितनी सलीबें हैं? कितनी? 2472। 2472? यानी इतनी लकड़ी बर्बाद कर दी गई? हाँ जी, क्या कह रहे हो हुजूर, इतनी लकड़ी बर्बाद कर दी गई। हाँ जी, इन सलीबों की कीमत भी कुछ कम नहीं। क्या यही स्पार्टकस है? हाँ जी, ये स्पार्टकस कैसे हो सकता है? स्पार्टकस तो टुकड़े टुकड़े हो चुका है और उसके साथ ही टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं उसके बाकी साथी। ये प्रत्यक्ष सांड के तरह ताकतवर और खतरनाक छुरेबाज। खैर, हम बात स्पार्टकस की कर रहे हैं। हुजूर, पूरे 4 दिन लगे उसे मरने में। पहले 3 दिन तो जरूरत से ज्यादा ही गालियां निकालता, फिर चौथे दिन बिल्कुल खामोश, एक लफ्ज तक नहीं। क्या आप जानते हैं उसके आखिरी शब्द क्या थे? क्या थे? मैं फिर आऊंगा लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में, बस ऐसा ही कुछ कह रहा था। आप कुछ और जानना चाहेंगे? जी नहीं, ये लीजिए। एक दिनार देने को 1 दिनार और दे सकता था, वैसे साला नवाब है। खैर, आइए जनाब, आइए, आइए देखिए सदा का बेहतरीन नमूना। रोम से लेकर काबा तक जाती है कि सड़क के दोनों तरफ सलीबों की कतारें ही कतारें। आइए जनाब, आइए। मैं फिर आऊंगा लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में। हम फिर आएंगे लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में। हम फिर आएंगे लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में। हम फिर आएंगे लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में। कौन आएगा? स्पार्टकस, गानिकस, किरकुस या दाव? स्पार्टकस तो टुकड़े टुकड़े हो चुका है और उसके साथी टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं उसके बाकी साथी। अब बचे हैं तो क्रासोस, महान और ताकतवर सेनापति क्रासोस। अब बचे हैं तो एंटोनियस, पिला सलारिया की बेशुमार मलकियत के मालिक एंटोनियस। अब बचे हैं तो ककैरो, रोम के महान दार्शनिक ककैरो। अब बचे हैं तो क्राकोस, पिला सलारिया, रोम की एक खूबसूरत रात। क्यों कह रहे हो? अगर एक घोड़े की बजाय 5 गुलामों से काम लिया जाए तो काम बिला शक बढ़िया होगा। और खर्च के हिसाब से भी एक घोड़े की कीमत 5 गुलामों से कहीं ज्यादा है। वो तो है, एक अच्छी नस्ल के घोड़े को पालने के लिए कम से कम 5 गुलाम तो चाहिए। हाँ, घोड़ों की अपनी कोई रियासत तो है नहीं कि जिसे फतेह कर तुम लोग 1,00,000 1,50,000 घोड़े नीलाम कर सको। क्यों? आज हम गुलामों के अलावा कोई और बात नहीं कर सकते। गुलाम बहुत जरूरी चीज है और रोम की बुनियाद इन्हीं गुलामों पर टिकी हुई है। मुझे नहीं लगता कि रोम की बुनियाद इन गुलामों पर टिकी हुई है। हम लोग रोमन हैं, इतना तो मानते हो ना? हाँ,
क्यों नहीं? तो फिर रोम ने ही गुलामों के इस्तेमाल को सबसे पहले समझा। पर गुलाम तो रोम से बहुत देर पहले के हैं। हाँ, गुलाम रोम से बहुत देर पहले के हैं। कुछ यहाँ थे, कुछ वहां थे, पर हमारे रोम में खेती करते हैं गुलाम, जूते बनाते हैं गुलाम, बर्तन साफ करते हैं गुलाम। गुलाम गुलाम गुलाम। क्या पहले कभी किसी देश में ऐसा हुआ है? ठीक है, पर इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, पर हमें समझना होगा। हमें समझने की क्या जरूरत है? अगर ना समझे तो एक न एक दिन गुलाम हमें बर्बाद कर देंगे। आप तो अभी काबुआ से ही आ रहे हो ना, देखा नहीं हमने एक सड़क की दोनों तरफ कैसे गुलामों को मारकर सलीबों पर लटकाया हुआ है। ये कोई सबूत नहीं। और क्या सबूत होगा? स्पार्टाकस के खत्म हो जाने से यह बात साफ जाहिर होती है कि रोम को गुलाम बिल्कुल बर्बाद नहीं कर सकते। पर स्पार्टाकस पैदा तो उसे रोम की हालात नहीं किया था ना। स्पार्टाकस गंदे नाले का गंदा किला था जो गंदे नाले में ही बह गया। रोम की बुनियाद भी इसी गंदे नाले पर टिकी हुई है, और जिस दिन इस गंदे नाले में बाढ़ आ गई, अपने साथ साथ पूरा रोम बहा कर ले जाएगी। आप इस गंदे नाले में बाढ़ नहीं आ सकती। देखना चाहोगे? सुनो, आठू जागो। देखा, अब इस गंदे नाले में बाढ़ नहीं आ सकती। स्पार्टाकस भी ऐसा ही एक गुलाम था, ऐसा ही एक कुत्ता जो सारी जिंदगी मार खाता रहा। यह क्या कह रहे हो? यह कुत्ता भी किसी दिन स्पार्टाकस का बन जाए, कौन कह सकता है? क्या बकवास है? सेनापति क्रासुस, आपका क्या ख्याल है? स्पार्टाकस टुकड़े टुकड़े हो गया। 4 साल लड़ने के बाद टुकड़े टुकड़े तो हो गया ना। रोम की 3/4 सेना बर्बाद कर गया। स्पार्टाकस टुकड़े टुकड़े हो गया, और अगर फिर पैदा हुआ तो फिर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। सेनापति क्रासुस, क्या आप स्पार्टाकस को जानते थे? देखा तो नहीं, पर लगता है मैं उसे जानता था। आप उसे कैसे जानते थे? पता किया था। किससे? जो लोग उसके साथ लड़े थे या जो उसे जानते थे। पर आप स्पार्टाकस को जानना क्यों चाहते थे? क्योंकि दुश्मन को बिना जाने खत्म नहीं किया जा सकता। बस यही बात मैं इतनी देर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। बहुत खूब कटेरो, बहुत खूब। बहुत खूब। लेकिन मैं अब भी यही कहूंगा कि स्पार्टाकस गंदे नाले का गंदा कीड़ा था जो गंदे नाले में ही बह गया। मैं भी चलता हूं। क्यों? नींद आ रही है? नींद तो नहीं आ रही, बस कुछ लिखना है। ऐसा भी क्या लिखना है? गंदे नाले का इतिहास। स्पार्टाकस मिट्टी से पैदा हुआ था, मिट्टी के नीचे से। मजहबी किताबों में नर्क का बयान किया गया, पर उसे लिखने से पहले भी नर्क था, शायद आज भी है, क्योंकि नर्क का बयान वही कर सकता है जिसने नर्क बनाया हो। थीबस शहर से नील नदी के किनारे किनारे चलो, नर्क यहीं से शुरू होता है। हरियाली देखने को नहीं मिलती, न मिट्टी न पत्थर, सिर्फ रेत। उसके बाद नदी छोड़कर दक्षिण में नूबिया के रेगिस्तान में मुड़ जाओ, यहां कांटों की एक पेड़ तक नहीं है, सिर्फ रेत। पैरों के नीचे रेत, सिर पे रेत, मुंह पे रेत, आंखों पे रेत, नाक पे रेत, सिर्फ रेत। हवा भी नहीं है, रेत की घुटन से गर्मी है, तप्श है जो शरीर को गर्म कर देती है, जला देती है, झुलसा देती है। गले में पड़ी लोहे की बेड़ियां गर्म होकर जख्म कर देती हैं। हम फिर भी चलते हैं और ये सफर भी खत्म होता है नर्क में। फिर दूर दिखाई देती है काले पत्थर पर बारीक सी लकीर। सोना इसी लकीर में है। सोना यहां से निकालकर रोम भेजा जाएगा, पर कौन खोदेगा इसे? ये लोग जो कतार बनाकर जा रहे हैं, कौन है ये लोग? रोम से खरीदे गए थरास के गुलाम। लोगों का कहना है कि थरास के लोग मिट्टी के नीचे ज्यादा दिन तक रह सकते हैं, तकरीबन 2 साल। अपनी जिंदगी के 2 साल बिताने ये लोग आज यहाँ आप पहुंचे हैं। सुनो, ये जगह वैसे भी बहुत खराब है, हम इसे
रहे हैं। हम चाहते हैं कि जब तक जिंदा रहो काम करो काम, और हाँ, तुम्हारे मरने के बाद हम कुछ नहीं चाहेंगे। दुनिया में सब जगह पर मौत से जिंदगी बेहतर है, पर अगर जानना चाहते हो तो बता देता हूं, यहाँ जिंदगी से मौत बेहतर है। क्यों, समझ गए ना? समझ गए। वो औरत जिसे लोग स्पार्टाकस की पत्नी कहते थे, मुझे खेतों से उठाया गया था। वरीनिया। हाँ, मैं वरीनिया। वरीनिया को जब खरीदा गया था तब वो 19 साल की थी, जंगली बिल्ली। अपनी मर्दानगी और ताकत हम बेबस औरतों पर दिखाते हो। साली को उसी वक्त खत्म कर देना चाहिए, पर उसे स्पार्टाकस को दे दिया। ये बढ़िया मजाक था। स्पार्टाकस को औरत की जरूरत नहीं थी और वरीनिया को आदमी की। शायद इसीलिए ये मजाक किया गया था। पर स्पार्टाकस, तुमने मुझे जिंदगी दी थी। स्पार्टाकस, स्पार्टाकस, वरीनिया, स्पार्टाकस, वरीनिया, वरीनिया। आइए हजूर आइए, मैं आपको पूरे दिन का खेल दिखाऊंगा। आ जाइए हजूर, आ जाइए, मैं आपको पूरे दिन का खेल दिखाऊंगा। कोई बेईमानी नहीं चलेगी। गला चोट लगने पर मरने का बहाना नहीं चलेगा। नहीं हजूर, बेईमानी बिल्कुल नहीं होगी। देखिए, आपने इतनी बड़ी रकम खर्च करनी है तो बेईमानी किस बात की? आप बस हमारी पसंद कीजिए। यह हब्शी डरावा, वो स्पार्टाकस। आइए हजूर आइए। स्पार्टाकस, क्या बात है डरावा? देवता जिसे चाहते हैं उसे बचपन में उठा लेते हैं। नहीं। क्यों, तुम देवता को नहीं मानते? नहीं। तो किसे मानते हो? मानता हूं तुम्हें, मानता हूं अपने आप को। नहीं, हम लोग तो रोम के कसाई खानों के गोश्त के टुकड़े हैं। मैं इस जहन्नुम में बहुत देर तक रहा हूं। मैं अपने घर से दूर, अपनी बीवी से, अपने खेतों से बहुत दूर। स्पार्टाकस, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा। नहीं लड़ोगे? नहीं लड़ोगे तो हम दोनों को मार दिया जाएगा। तो तुम मुझे मार देना, मैं और देर जीना नहीं चाहता। डरावा, हम गुलाम हैं, गुलाम, और गुलामों के पास जिंदगी के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। पर स्पार्टाकस, तू मेरा दोस्त है। छुरेबाज से दोस्ती मत कर। हाँ, हजारों बार सुना है, हजारों ने कहा है। 32 छुरेबाज मेरे हाथों से मौत पा चुके हैं। फिर भी तू मेरा दोस्त है। आदमी आखिर पैदा ही क्यों होता है? जीने के लिए। बस इतनी सी बात? हाँ, बस इतनी सी बात। मैं कुछ समझा नहीं। क्यों? ये तो एक छोटा सा बच्चा भी जानता है। मां के पेट से पैदा होते ही उसे इस बात का पता होता है कि आदमी पैदा होता है जीने के लिए, जब तक कि उसे मौत ना आ जाए। मगर हम जीते हैं अपने ही दोस्त का खून है। हमें फिर भी जीना पड़ता है डरावा। नहीं, हमें फिर भी जीना पड़ता है डरावा। नहीं, हमें फिर भी जीना पड़ता है डरावा। डरावा,
क्या किया डरावा? तुम मुझे मार सकते थे डरावा। तुमने मुझे क्यों नहीं मारा डरावा? मुझे क्यों नहीं मारा? मैंने कहा था डरावा, छुरेबाज से दोस्ती मत कर, क्योंकि कल तुझे अपने ही दोस्त को इस अखाड़े में मारना होगा। क्योंकि गुलामों के पास इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। स्पार्टकस, क्या कल तुम ड्राबा के साथ लड़े थे? नहीं, डरावा तो किसी को भी नहीं मार सका। अगर मरना ही है तो ऐसी मौत क्यों मरे? किरकुस, क्या तुम ड्रावा से बेहतर मत मरोगे? मैं भी कुत्ते की मौत करूंगा, तुम सब भी। गालिकुस, तुम कैसी मौत मरोगे? बहादुरों की मौत। डरावा ने मुझे अपना दोस्त कहा था। ये उसकी बदकिस्मती थी और तुम्हारी भी। स्पार्टकस, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। छुरेबाज से दोस्ती मत कर। क्यों? ठीक है ना स्पार्टकस? स्पार्टकस, उधर क्या देख रहे हो? पता नहीं, तुम्हें सब पता है। थरास के लोग ऐसे तो तुम्हें बाबा नहीं कहते। तुम्हारी लड़ाई आखिर किससे है किरकुस? क्या डरावा भी तुम्हें बाबा कहता था? तुम उसके साथ क्यों नहीं लड़े? क्या मेरी बारी आने पर तुम मेरे साथ लड़ोगे? नहीं। आज के बाद मैं किसी भी गुलाम से नहीं लड़ूंगा, किसी भी छुरेबाज से नहीं लड़ूंगा। मैं बस इतना जानता हूं, अब से पहले मैं कुछ नहीं जानता था, पर अब मैं सब कुछ जान गया हूं। बातें बंद करो। पता है, पर मैं बोलना चाहता हूं। हाँ, मैं बोलना चाहता हूं। हम सबको खुल के बोलना होगा। हाँ, हम सबको खुल के बोलना होगा। एक बार बोलने का मतलब है बोलना, न के वापस लौटना। बोल स्पार्टकस, बोल। सिपाही हमें रोकने आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। चुप करो। कहीं दूर चले जाएंगे, लड़ेंगे, आजाद होंगे, लड़ेंगे, आजाद होंगे, लड़ेंगे, आजाद होंगे, लड़ेंगे, आजाद होंगे। विद्रोह की चिंगारी यहीं से भड़कती है। 200 छुरेबाज, ज्यादातर बिना हथियारों के, 40 गुलाम औरतें। रोम की फौज का निजाम ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और सबसे बड़ी कमजोरी भी। स्पार्टकस ने इस बात को समझा, उसे समझना ही पड़ा। दूर तक फैल जाओ, दूर से उन्हें घेर लो, पत्थर फेंको, पत्थर। हाँ, आज हम सब खुल के बोल सकते हैं, हम सब खुल के बोल सकते हैं। हम सब आजाद हैं, हम सब मुक्त हैं, हम सब साथी हैं। आजाद है, मुक्त है, साथी है। पर ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। अब जो भी हमें रास्ता दिखाए, सामने आए। स्पार्टकस! स्पार्टकस! स्पार्टकस, अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? एक खेत से दूसरे खेत, एक गांव से
दूसरे गांव जहां भी जाएंगे गुलामों को कहेंगे हमारे साथ आओ। हाँ, आ जाएगी तो हम लड़ेंगे। हथियार हथियार छीनेंगे, बनाएंगे। फिर रोम हमारे साथ जंग छेड़ेगा। फिर हम रोम के साथ जंग छेड़ेंगे। स्पार्टकस, क्या हम रोम को बर्बाद कर सकते हैं? करना ही होगा, करना ही होगा। अगर हमने ऐसा ना किया तो हमारे पास खड़े रहने के लिए जगह भी नहीं होगी। चलो वेसुवियस पहाड़ की तरफ चलो। ये बात रोम तक पहुंचेगी। वेसुवियस पहाड़ी की तो एक वक्त ही पड़ा था, खबर रोम तक जाती है, सेनेट बैठेगा। इस पवित्र सेनेट में देवता को हाजिर नाजिर जानकर तुम्हें सब हकीकत बतानी होगी। तुम्हारा नाम? हेरलस पैराथस। जोर से बोलो, डरो नहीं। हेरलस पैराथस। तुम्हारी उम्र? 25 साल। पेशा? रोम के शहरी दस्ते का सिपाही। कौन से दस्ते का? तीसरे दस्ते का। हेरलस पैराथस, तुम्हारे और तुम्हारे साथ के बाकी 5 दस्तों के साथ काबुआ से दक्षिण के सफर में जो कुछ भी हुआ सब इस पवित्र सेनेट के सामने बयान करो। डरो नहीं, तुम्हारा बयान गुप्त रखा जाएगा। बारिश की वजह से सबके स्वभाव चिड़चिड़े हो चुके थे। इतने में 4 गुलाम पहाड़ी से नीचे उतर कर आए। छलेबाज? नहीं, शायद घरों या खेतों में काम करने वाले गुलाम। 3 गुलाम और 1 गुलाम औरत। फिर क्या हुआ? फिर तीनों गुलामों को मार दिया गया। क्यों? पता नहीं, पर शायद उस इलाके में हर गुलाम को दुश्मन समझा जाता था। अगर वो दुश्मन होते तो पहाड़ी से उतर कर क्यों आते? ये तो मुझे पता नहीं, पर ये काम दूसरे दस्ते के सिपाहियों का था। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने लड़की को जमीन पे गिरा दिया। फिर एक के बाद एक। समझ गया। तुम्हारे सरदारों ने इस बात का विरोध नहीं किया? नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब कि यह सब उन्होंने अपने सामने होने दिया? सच बोलो, डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, सब अपने सामने होने दिया। फिर उस लड़की को कैसे मारा? वो तो उसी से मर गई जो उसके साथ हो रहा था। फिर क्या हुआ? फिर पड़ाव की तैयारी होने लगी। रोटियां बहुत थी, इसलिए खाना और नहीं पकाया गया। सर्दी कम होने की वजह से हमने मैदान में ही। तुम लोगों ने किलाबंदी नहीं की थी? नहीं, बस कुछ तंबू लगाए थे। कोई खाई, कोई बाढ़? कुछ नहीं। रोम की फौज किलाबंदी किए बिना कभी रात नहीं गुजारती। क्या तुम्हें ये नहीं पता था? सब बहुत थक चुके थे। फिर क्या हुआ? फिर रात हो गई। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। तुम्हारी नींद कैसे खुली? चीख से खुली। जब उठा तो देखा बहुत सारे लोग चीख रहे थे। उठते ही मेरा हाथ किसी गरम, गीली और मुलायम चीज पर पड़ा। जब देखा तो हमारे सेनापति गालिस की कत्ल थी। बिना ढंग के चारों तरफ से चीखे पड़ रही थी। खून बह रहा था। अपने और पराए खून में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ लाशें, हर जगह बस गुलाम ही गुलाम। आधे लोग नींद में ही मर गए और जिन्होंने उठने की कोशिश की वो भी मर गए। सब मर गए। उसके बाद मैं अपने होश गवा बैठा। मैं चिल्लाया और तलवार निकालकर भागने की कोशिश की। एक गुलाम मेरे सामने आया। मैंने बिना देखे उस पर फायर किया। वो गिर गया, शायद मर गया, पता नहीं। उसके बाद 4-5 गुलाम मेरे तंबू में दाखिल हुए, अलग अलग दिशा से। उनमें से एक हबशी था, शायद खराज का, चौड़ा मुंह, ठहरी हुई आंखें, ठंडा गुमसुम। उसे देखते ही मैं डर गया। मैंने सोचा मैं लड़कर बनूंगा, पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने तलवार चलाने की कोशिश की, पर किसी ने धक्का देकर मुझे नीचे गिरा दिया। एक से मुझे मारने के लिए छुरा निकाला, पर पीछे से आवाज आई, लगता है उन सब में से यही एक बचा है। छुरा मेरी गर्दन पर आकर रुक गया और उसने कहा, स्पार्टकस नाम है मेरा, नाम याद रखना। तुमने उस गुलाम औरत को क्यों मारा? क्या रोम की औरतें इतनी ही पवित्र है कि तुम लोगों को एक औरत पे इतना जुल्म करना पड़ा? मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि यह काम मेरा नहीं, दूसरे दस्ते के सिपाहियों का था, पर वो लगातार मुझे घूरता रहा। मुझे लगा वो मुझे मार देगा, पर उसने कहा, जो कुछ मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो। जाओ और
जाकर अपने सैनिक से कहना, उससे कहना उसने 6 दस्ते भेजे थे और हमने सभी के सभी खत्म कर दिए। हम गुलाम हैं और गुलामों ने कहा है हम अब चाबुक का लड़वा और बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया की शुरुआत में सब लोग बराबर थे और आज रोम की वजह से 2 तरह के लोग हैं, मालिक और गुलाम। हम तुमसे 9 गुना ज्यादा हैं और 9 गुना बेहतर। इंसान में जितनी खूबियां होनी चाहिए वो सब हम में है। हम औरत की इज्जत करते हैं और तुम औरत को राड बना देते हो। हम अपने बच्चों के वियोग में रोते हैं और तुम गुलाम औरतों के पेट से बच्चे पैदा करके उन्हें बाजारों में बेच देते हो। तुम इंसानों को कुत्तों की तरह लड़वा कर उसमें से खुशी ढूंढते हो। तुम्हारी जलालत ने ही सारी दुनिया में गंदगी फैलाई है। तुम ही ने इंसान को जानवर बनाया है। मौत को तुम लोगों ने खेल बना रखा है। बस अब और नहीं होगा। अपने सैनिक को कहना और फौज भेजे, हम उसे भी बर्बाद कर देंगे। हम दुनिया के सारे गुलामों को कहेंगे उठो, हमारे साथ आओ, अपनी जंजीरें तोड़ो, हम और तुम्हारा सैनिक भी बर्बाद कर देंगे। वही फैलाई हुई गंदगी को हम साफ करेंगे। हम एक खूबसूरत शहर बनाएंगे, एक खूबसूरत गांव जहाँ कोई मालिक नहीं होगा, जहाँ कोई गुलाम नहीं होगा, जहाँ कोई पाबंदी नहीं होगी, जहाँ कोई झगड़ा नहीं होगा, सब बराबर होंगे। जहाँ अमन होगा, चैन होगा, खुशी होगी। सुनो, तुम्हारे सैनिक ने ही तुम्हारी फौज को भेजा था, उन सब में से सिर्फ एक तुम बचे हो। जाओ और जाकर अपने सैनिक से कहना गुलाम स्पार्टकस ने कहा है, गुलाम स्पार्टकस ने कहा है, स्पार्टकस ने कहा है, स्पार्टकस, स्पार्टकस, स्पार्टकस। गुलाम स्पार्टकस ने कहा है। स्पार्टकस मिट्टी से पैदा हुआ था, मिट्टी के नीचे से। वो मिट्टी आज भी है, 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 वो मिट्टी आज भी है। स्पार्टकस और उसके साथियों को सलीबों पर लटका दिया गया और वरीनिया आज भी रोम के शाही महलों में कैद है। वरीनिया, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? अगर मैं चाहूं तो तुम्हें दलालों के पास भेज सकता हूं और तुम्हारे बच्चे को कहीं और। क्या तुम ऐसा चाहती हो? नहीं। वरीनिया, पूरे रोम में मेरे जितना पैसा किसी के पास नहीं। मैं चाहूं तो कोई भी औरत खरीद सकता हूँ, जानती हो ना? हाँ, मैं जानती हूँ। पर मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे मोहब्बत करोगी ना? नहीं। स्पार्टकस ने तुम्हें जितना भी दिया था मैंने उससे ज्यादा ही दिया है और ज्यादा भी दे सकता हूँ। पर स्पार्टकस ने मुझे जिंदगी दी थी। कौन था स्पार्टकस? खुदा? नहीं। स्पार्टकस समाज का दुश्मन था। रोम की बेहतरीन और खूबसूरत चीजों को बर्बाद करना चाहता था। रोम ने पूरी दुनिया को तहजीब की, अमन दिया और स्पार्टकस ने 4 साल रोम के साथ लड़कर क्या दिया? दुख, तकलीफ, मौत। क्यों? ठीक है ना? स्पार्टकस को भूल जाओ। तुम आखिर चाहते क्या हो? आजादी। किस बात की आजादी? खेती करने की आजादी? खून थूकने की आजादी? मुझे समझाओ वरीनिया, मुझे समझाओ। बोलो वरीनिया, बोलो। मैं तुम्हें नहीं समझा सकती। मैं किसी को नहीं समझा सकती। मैं कैसे समझाऊं स्पार्टकस? मैं नहीं समझा सकती कि तुम एक सच्चे, साफ और नेक दिल इंसान थे।
स्पार्टैकस। तुम आओगे ना स्पार्टैकस, तुम आओगे ना स्पार्टैकस, तुम आओगे ना। हाँ, मैं आऊंगा। जब जब दुनिया में जुल्म होगा, किसी मजलूम की आवाज को दबाया जाएगा, जब जब औरत की अज़मत को मिट्टी में मिलाया जाएगा, जब जब मासूमों का नरसंहार होगा, मैं आऊंगा। लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में हम फिर आएंगे। लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में हम फिर आएंगे। लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में हम फिर आएंगे। लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में हम फिर आएंगे। लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में हम फिर आएंगे। ऐसी नाटक स्पार्टैकस पुलिस वाले सम्मान करने वाला इतिहास के कलाकार स्पार्टैकस कितने नहीं गया मेरे नाल भी है, मेरे नाल स्टैंडिंग है पास। स्पार्टैकस आप